नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। निवेश के मौके बन रहे हैं बेमिसाल। एक तरफ निफ्टी ने नई बुलंदियां छुई हैं, वहीं अगस्त के एसआईपी के आंकड़े भी सर्वाधिक दर्ज किए गए हैं। आज हम बताएंगे कैसे इस बाजार में कमाएं मुनाफा और क्या रहे आपकी निवेश स्ट्रैटेजी। तो एमफी के आंकड़ों पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ एमफी के चीफ एग्जीक्यूटिव NS वेंकटेश हैं और साथ ही हमारे साथ फिरोज अजीज डेप्यूटी CEO आनंद राठी वेल्थ भी हैं। मैं अपने दोनों ही खास एक्सपर्ट्स का स्वागत करना चाहूंगी आज के इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले क्योंकि एमफी के आंकड़े आए हैं अगस्त महीने के और इस बार भी हमने कुछ खास आंकड़ों में देखा है, इसलिए हम सबसे पहले वेंकटेश जी आप ही से चर्चा की शुरुआत करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस बार के आंकड़ों में सर क्या खास देखने को मिला है। स्पेशली हमने एसआईपी के नंबर्स में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज करती हुई देखी है। आप देखेंगे तो पिछले चार पाँच महीने से एसआईपी फ्लोस इंक्रीजिंग ट्रेंड पे आप देखेंगे। ये महीना 15,800 करोड़ का रेमिटेंसेस आ गया, ग्रॉस रेमिटेंसेस आ गया। एसआईपी का ऑल टाइम हाई है वो। एसआईपी का नंबर्स भी आप देखेंगे, फोलियोस भी आप देखेंगे तो नया फोलियोस 35 लाख फोलियोस हैव बीन ओपन्ड। तो इसलिए आप बता सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर उन्होंने इतना फेथ और ट्रस्ट म्यूचुअल फंड्स में रखा है, वो एसआईपी फ्लो से हमको पता चल रहा है कि एकदम बढ़िया है। बिल्कुल सर। वेंकटेश सर, खास तौर पर हम पिछले कुछ टाइम में स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छी रैली देख रहे हैं और वैसा ही फीका प्रदर्शन हमें लार्ज कैप फंड से देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिकली अगर हम स्मॉल और मिड कैप स्पेस को अच्छे से समझना चाहें आपसे, तो क्या वजह रही है लगातार इसमें जो निवेशकों की रुचि बढ़ती जा रही है और कैसा ट्रेंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा फंड्स आ रहे हैं क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप करेक्शन फेज में ज़्यादा करेक्ट हुआ था, 65% तक करेक्ट हुआ था। इसीलिए अभी वो इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स सोच रहे कि इधर उसके लिए थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है करके, इसलिए उन्होंने स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आगे जाके भी हम देख सकते हैं इकोनॉमी डूइंग वेल, आगे जाके भी हम देख सकते हैं कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में भी पैसा आने का संभावना है। बिल्कुल। वेंकटेश सर, डेट स्कीम की तरफ अगर देखें अगर, तो वहां पर हमें आउटफ्लो देखने को मिला है। क्या वजह आपको नजर आ रही है कि जो डेट स्कीम्स हैं वहां पर एक जो निवेश का आंकड़ा है वो निकासी की तरफ बढ़ा है, ये ट्रेंड क्या दर्शाता है? और लिक्विड फंड्स में ही आप देख सकते हैं 25,000 करोड़ का आउटफ्लो आप देख सकते हैं लिक्विड फंड्स में। वो लिक्विड फंड्स ट्रेशरी मैनेजमेंट जैसा एक अकाउंट है, तो कॉर्पोरेट्स और बैंक्स वो लिक्विड फंड्स को ट्रेशरी मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो पिछले महीने अगस्त में शायद द इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो imposed by RBI would have put some liquidity pressure on the banking system. So they have taken out the money from liquid funds, and hopefully by October 7th the incremental cash reserve ratio will go away. So you will see maybe money coming back into the liquid funds from अक्टूबर ऑनवर्ड्स। लेकिन सितंबर में भी आप नेगेटिव नंबर देखेंगे क्योंकि एडवांस टैक्स आउटफ्लोज के लिए पैसा विड्रॉ करेंगे कॉर्पोरेट्स। सर, एक आपसे क्विक रिएक्शन हम गोल्ड ETF को लेकर जानना चाहते हैं। गोल्ड ETF में एक पॉजिटिव हमने रिस्पांस देखा है, क्या वजह हो सकती है कि गोल्ड ETF में खासा रुझान निवेशकों का देखने को मिल रहा है और आगे जाकर आप स्पेशली जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का जो निवेशकों का रुझान है वो किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? गोल्ड ETF में पैसा आ रहा है क्योंकि गोल्ड प्राइसेस थोड़ा लो आ गया था,
तो इसलिए वो रिस्क ऑन मोड में थोड़ा लो आ गया था। इसलिए शायद इन्वेस्टर्स का बिलीफ है कि अभी एंट्री करने से उसके लिए फ़ायदा होगा, इसलिए आप देख रहे हैं गोल्ड ETF में पैसा आ रहा है। ओके सर, हमने देखा कि हम भारत ने G20 की अध्यक्षता की, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है हर तरफ से G20 की इस प्रेसिडेंसी को। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री खास तौर पर एम्फी जो है वो इस इवेंट को किस तरीके से देख रहा है, क्या की टेक अवेज इंडस्ट्री लेकर जा रही है इस सक्सेसफुल समिट से? The G20 presidency of India was wonderful. I would say India had done G20 meetings, more than 200 meetings all over the country, and various sectors got benefited. So essentially, the G20 which just concluded on Sunday, I would say that it was conducted so well with international leaders from large countries, mid countries, and small countries that participated, and the African Union got sort of taken in as one of the members of the G20. So it has really made India take a very good leadership role in G20, which will augur well for the country as a whole, and which in turn will have positive economic spin-offs. So we will see that the economic spin-offs will benefit the industry, and we will see the markets also welcoming it with a large clap. बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एम्फी के चीफ एग्जीक्यूटिव NS वेंकटेश सर से हमने खास बातचीत की, ख़ास तौर पर जो अगस्त के म्यूचुअल फंड के आंकड़े हैं, क्या उसमें ख़ास रहा और क्या उसमें की टेक अवेज हम आगे आने वाले टाइम में देख पाएंगे, क्या ट्रेंड हम देख सकते हैं, उस पर ख़ास चर्चा हमने की। अब फिरोज़ मैं आपके पास भी आ रही हूँ, और जो हमने एक अच्छा ट्रेंड पिछले कई महीनों से देखा है, वो पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो SIP निवेश से जुड़ा हुआ देख रहे हैं हम। और बाजार ने भी पिछले कुछ टाइम में हमने देखा ऐतिहासिक स्तर को भी छुआ है। स्पेसिफिकली अगर SIP से हम निवेश के इन आंकड़ों को समझें और देखें, जो महीना दर महीना इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है, ये एक कैसे ट्रेंड को दर्शाता है? स्वाति जी नमस्कार, गुड इवनिंग। ये डेफिनेटली एक ट्रेंड को दर्शाता है कि इस बार का जो इन्वेस्टर है वो काफी एजुकेटेड है, क्योंकि अगर आप लास्ट 12 महीने के आंकड़े देखेंगे तो सिर्फ 2 महीने ऐसा हुआ है कि थोड़ी सी घटत देखने को मिली है, बट बाकी 10 महीने आपने देखा है कि इंक्रीज हुआ है। अगर हम देखेंगे मार्च के पहले मार्केट इतनी अच्छी नहीं कर रही थी, 1.5 साल तक सितंबर अक्टूबर 2021 से लेके मार्च 2023 तक मार्केट फ्लैट थी, उल्टी 10% नेगेटिव थी। ऐसे दौर में भी 10-11 हजार के SIP का आंकड़ा ऑलमोस्ट मार्च में पहुंच गया था प्रैक्टिकली 14,200 पे। ऐसी बढ़त हमेशा पहले जब देखने को मिलती थी, जब मार्केट बहुत अच्छा करती थी तो रिटेल निवेशक आता था। अब ये पहली बार ऐसा हुआ था कि 1.5 साल मार्केट टाइम वाइज करेक्शन एंड एक्चुअल प्राइस करेक्शन में भी ये बढ़त देखने को मिली, ऑलमोस्ट 25% की। 11,000 से 14,200 तक पहुंच गए थे मार्च में, अब 15,200 के करीबन पहुंच गए। So only 2 months out of the last 12 months, you have seen some dip in the number. So ये क्या दर्शाता है? The key thing which comes out clearly is इस बार रिटेल निवेशक एजुकेशन के आधार पे आ रहा है, लालसा के आधार पे नहीं आ रहा है। That's point 1. Point 2, ये भी क्लियर है कि इंडिया की जो हाउस होल्ड सेविंग्स हैं उसकी फिनेंशियलाइजेशन एपरेंट है। 10 साल पहले 52% रियल एस्टेट और गोल्ड में था, फिजिकल एसेट्स में था इंडियन हाउस होल्ड्स का। इंडियन हाउस होल्ड्स के पास 670 लाख करोड़ है, उसमें से सिर्फ 46 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड में है, और उसकी जो मात्रा है एज अ प्रोपोर्शन टू टोटल हाउस होल्ड सेविंग वो बढ़ती दिख रही है। दैट्स द टेक अवे 2। ऑफ कोर्स लास्ट 10 साल में जो फाइनेंशियलाइजेशन हुआ है वो एबिसमल रहा है। फिजिकल एसेट सिर्फ 1%, 1.5% से घटी हैं हाउस होल्ड्स के सेविंग्स के अंदर। अगला 10 साल बहुत डिफरेंट पिक्चर पेंट कर रहा है। ये ग्रीन शूट्स हैं of a huge financialization, and ये आपने भी देखा होगा कि 10 करोड़ डीमैट अकाउंट्स के आंकड़े जुलाई में पार किए गए थे, which I think is a big momentous number. Of course यूनिक डीमैट अकाउंट्स कम है, बट 10 करोड़ मल्टीपल डीमैट अकाउंट भी काउंट करके 10 करोड़ एक छोटा नंबर नहीं है। इंडिया जैसे देश में जहां 2-3 करोड़ लोग ही टैक्स पे करते हैं, फाइल तो 6 करोड़ लोग करते हैं,
वैसे वैसे देश में अगर आपके पास 10 करोड़ डीमैट अकाउंट तक पहुंचे हैं, तो दिस इज अ ह्यूज फाइनेंशियलाइजेशन ग्रीन शूट। तो बिल्कुल, तो ये काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड को दर्शाता है। जो आंकड़े हमने म्यूचुअल फंड के देखे हैं महीना दर महीना, इसमें एक पॉजिटिव ट्रेंड ही देखने को मिला है। और एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ जो रही बाजार के लिए वो रही निफ्टी एट लाइफ हाई, मतलब निफ्टी एट 20,000। फिरोज, एक नई पीढ़ी है पूरी जो कि इस जो ऐतिहासिक कीर्तिमान है उसकी साक्षी बनी है। और वो लोग जो कि इंतजार पिछली बार कर रहे थे 1.5 महीना पहले कि कब 20,000 छुएगा, उसके बाद हमने एक वॉलेटाइल सेशन भी बाजार का देखा, कभी उतार कभी चढ़ाव, लेकिन आखिरकार फाइनली निफ्टी ने वो हासिल कर लिया। तो इस बार का जो 20,000 का सफर है निफ्टी का, इसकी खासियत हम कैसे समझें? ये किस टाइम पर आया है? इसकी जो टाइमिंग है वो भी कितनी इंपॉर्टेंट है? आई थिंक स्वाति जी देखो, 20,000 का जो नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इन द सेंस साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट नंबर है। बट आई थिंक जैसे अनिल सर आज सुबह ही एक तुलना कर रहे थे, मैं देख रहा था उनको, कि वो क्रिकेट मैच जैसी 100 की जो नंबर होता है सेंचुरी की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैच में। मतलब मार्केट्स में 20,000 हो या 19,980 जो हम लास्ट टाइम पहुंचे थे क्लोजिंग बेसिस पे, उन दोनों में 20 पॉइंट का अंतर है। 20,000 की लेवल इस बार साइकोलॉजिकली टच किए, बट मार्केट में वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। पॉइंट वन। पॉइंट टू, आई थिंक एक जो ब्रेकआउट देखने को मिला है, वो सुबह भी अनिल जी ने ही कहा था कि 20,000 आज देखने को मिल सकता है, विच आई थिंक ही कॉल्ड इट सो ब्यूटिफुली। दैट्स पॉइंट टू। एंड मैं भी इसकी उम्मीद कर रहा था, बिकॉज जी ने भी कहा कि 20,000 पहुंचने की आज ही उम्मीद है, और वो हो चुका है। ऑफ कोर्स इन हाइंडसाइट इट इज सो ट्रू। पॉइंट टू। पॉइंट थ्री ये है कि ये एक चीज देखने को मिली है कि जब निफ्टी गिरी भी थी, तो मिड कैप और स्मॉल कैप जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं वो काफी अच्छा किए थे। 31 अगस्त को 19,223 पे निफ्टी क्लोज हुई थी, जो ऑलमोस्ट 2 महीने का लीस्ट लेवल था। जुलाई 20 के बाद जो पीक्स टच की थी, और लोएस्ट देखने को मिला हमने अगस्त 31 को, एक्सपायरी भी थी, उसमें हमने 19,223 देखा, बट मिड कैप और स्मॉल कैप पीक पे थे, विच आई थिंक वाज अ क्लियर इंडिकेशन दैट ब्रॉडर मार्केट्स चली हैं पहले, और निफ्टी पे रैली मुनासिब भी थी और ओवरड्यू भी थी। तो हम 20,000 टच कर चुके हैं। पॉइंट थ्री। पॉइंट फोर, जो काइंड ऑफ इन्फ्लक्स इंडिया में आने की गुंजाइश है फॉरेन कैपिटल की, वो ऑफ कोर्स अगस्त में सिर्फ 12,000 करोड़ आए थे एफपीआई से, वो भी अच्छा नंबर है। 1.5 बिलियन का नंबर है अगस्त का, बट डोमेस्टिक इन्फ्लोज जो थी 25,000 करोड़ की थी। अब अगर आप अगस्त का म्यूचुअल फंड का आंकड़ा ही देख लें, तो 20,000 करोड़ नया पैसा आया हुआ है इक्विटी फंडों में। ऑफ कोर्स स्मॉल कैप में काफी ज्यादा आया, 4,200। बट 20,000 करोड़ की जो फ्रेश इनफ्लो आई है अगस्त में, वो सितंबर में डलेंगी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट भी चल रही है, और निफ्टी एफआईआई के बलबूते पे चल रही है, और डोमेस्टिक इनफ्लोज के बलबूते पे मिड कैप और स्मॉल कैप चल रहे हैं। तो 20,000 का जो नंबर है एक कॉन्फिडेंस देता है बिफोर जनरल इलेक्शंस दैट द मार्केट्स आर पॉइज्ड फॉर अ रीजनेबल रैली। बिल्कुल, तो वक्त एक ब्रेक का भी हो गया है। ब्रेक के बाद भी समझना जरूरी है कि अब ऐसे बाजार में निवेश के कहां पर मौके नजर आ रहे हैं, और निवेश का मौका तो आपके पास सोने में भी है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए। इसकी भी खासियत समझेंगे। तुरंत लौटते हैं थोड़ी देर में। निफ्टी 20,000 के पार, और बाजार में अब कहां पर निवेश के मौके हैं? आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज हमारे साथ है। फिरोज, अभी सबके दिमाग में यही सवाल है कि कहां पर निवेश किया जाए, निवेश के मौके कहां पर नजर आ रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी अभी काम करेगी? स्वाति जी देखिए, हमने ये देखा है कि जनरल इलेक्शंस के, हमने 5 जनरल इलेक्शंस जो 25 साल में हुए हैं, 1999 से 2019 के जनरल इलेक्शंस को हमने इवेलुएट किया, और देखा कि जनरल इलेक्शन एक इक्विटी के लिए अपॉर्चुनिटी है या एडवर्सिटी है या रिस्क का माहौल होता है। ज्यादातर परसेप्शन होता है कि रिस्क होती है, बट 1999 से जो 5 जनरल इलेक्शन हुए हैं, किसी ने भी अगर इक्विटी 6 महीने पहले खरीदी होती और जनरल इलेक्शन के सिर्फ 6 महीने बाद बेच दी होती, और सिर्फ 1 साल की भी होल्डिंग पीरियड रखती, तो पूरे 5 जनरल इलेक्शन में 16% की एवरेज रिटर्न आई, और कभी भी ये 5 इंस्टेंसेस में नेगेटिव रिटर्न नहीं आई, और मिनिमम रिटर्न 11% आई। ज्यादातर 1 साल के इक्विटी इन्वेस्टमेंट तो करने ही नहीं चाहिए, बट अगर चेक कोई करता भी तो उसकी नेगेटिव रिटर्न कभी नहीं आई, 25 साल की हिस्ट्री कहती है। तो इस बार मैं ये कहना चाहता हूं, कमिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्हाट विल वर्क,
कि इक्विटी को एक बहुत अच्छा एसेट क्लास माने इन एन इलेक्शन ईयर और उसको आज से एक्यूमुलेट करने लग जाएं इज पॉइंट वन। अगर आपके पास इक्विटी नहीं है और रियल एस्टेट एक मात्र दूसरी ग्रोथ एसेट है और रियल एस्टेट का फ्यूचर इंडिया में मेट्रो में रेसिडेंशियल रियल एस्टेट का काफी ब्लीक है क्योंकि टैक्स के बदलाव आए हैं, सेक्शन 54F पे कैप लगा दिया गया है, जो री इन्वेस्टमेंट की बड़ी सी साइकिल चल रही थी बड़े बड़े लैंड ओनर्स की, वो पैसा बाहर जाने वाला है रियल एस्टेट से। उसकी वजह से जो रियल एस्टेट में पैराडाइम शिफ्ट आएगा और नॉन री इन्वेस्टमेंट और पैसा दूसरे एसेट क्लासेस में जरूर मूव होगा अगले 5-7 सालों में। सो इक्विटी इज द ओनली ऑप्शन टू बीट इन्फ्लेशन, पॉइंट वन। तो अगर आपके पास 5 से 8 साल का पैसा हो, अगर आपकी 75% की इक्विटी एलोकेशन नहीं है, तो आप महंगाई को मात देने में बड़ी दिक्कत होगी अगले 5-7 सालों में। दैट्स पॉइंट वन। अगर आपके पास ये क्षमता नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को देख के नजरअंदाज कर सकें, तो इसका भरपूर फायदा उठाना नामुमकिन है। तो इक्विटी में घुसें, 75% डालें और अपने आप से रोज कहें कि इक्विटी 10% तो हर बार गिरती है, हर साल गिरती है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तो फिर आप 7 साल में 13 से 14-15% की एक्टिव फंड्स में रिटर्न देखने की 90% की संभावना तो एटलीस्ट है मेरे हिसाब से। ओके, तो अभी कहाँ पर निवेश के मौके हैं ये हमने समझा फिरोज से। फिरोज, निवेश का मौका है, मौका तो सोने में भी खुला है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की एक और किश्त हमने देखी है, 15 सितंबर तक इसमें निवेश कर सकते हैं। इशू प्राइस इस बार 5,923 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया है। क्या खास आपको इस बार के इशू में नजर आ रहा है और क्या ये सही मौका है सोने में निवेश करने का? क्योंकि हमें मालूम है आगे त्योहारी सीजन है, शादियों का सीजन है, तो अभी निवेश किया जाए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में? स्वाति जी, इस क्वेश्चन को 2 पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक तो है एसेट क्लास, गोल्ड एक प्रोटेक्शन एसेट है और वो प्रोटेक्शन एसेट का अच्छा खासा रोल निभाता है पोर्टफोलियो में। उसमें ये क्षमता जरूर है कि वो रिस्क को ऑब्जॉर्व कर सके, जैसे गाड़ियों में शॉक ऑब्जॉर्वर होते हैं, वैसे गोल्ड एक पोर्टफोलियो का शॉक ऑब्जॉर्वर जरूर बन सकता है। दैट्स ऑन द गोल्ड पार्ट, पॉइंट वन। पॉइंट टू, कमिंग टू सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से अच्छा कोई दूसरा जरिया ही नहीं है जो गोल्ड में निवेश कर सके लॉन्ग टर्म के लिए। ईटीएफ एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है बहुत अच्छा, और लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ही आपको यूज करना चाहिए क्योंकि उसमें ब्याज मिलता है और कैपिटल गेन की रियायत मिलती है और कैपिटल गेन टैक्स 0 मिलता है। इसकी वजह से मैथमेटिकली आप 3.5 से 4% एक्स्ट्रा रिटर्न पोस्ट टैक्स कमा सकते हैं बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट एंड कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन। तो दैट्स पॉइंट टू। पॉइंट थ्री रहा सवाल ये वाली नई इशू खरीदूं या पुरानी ब्रोकर के थ्रू एक्सचेंज पे जाके पुरानी इशू खरीदूं। तो काफी सारी पुरानी इश्यूज में भी डिस्काउंट पे चलते हैं, 3 से 5% का डिस्काउंट मिल सकता है आपको। अगर आपको छोटी अकाउंट्स अक्यूमुलेट करनी है तो इतने सारे डिफरेंट ISIN नंबर्स हैं, यूनिक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है, वहां पे आपको अपने डिस्काउंट पे भी मिल सकता है। दैट्स पॉइंट थ्री। अगर आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदना है तो आप 1 ग्राम तो मिनिमम खरीदना पड़ता है। तो वो अक्यूमुलेट करने का भी आप SIP तो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हर महीने जाके लिस्टेड स्पेस से आप 1-1 ग्राम जरूर खरीद सकते हैं। एक इंडिविजुअल ऑलमोस्ट 4 kgs खरीद सकता है पर फाइनेंशियल ईयर एंड ट्रस्ट कैन बाय 20 kgs ऑफ गोल्ड। सो ये कोई छोटी अमाउंट नहीं होती, बड़ी अमाउंट डाल सकते हैं। 4% पर एनम की पोस्ट टैक्स रिटर्न ज्यादा मिल सकती है गोल्ड के मुकाबले, ETF के मुकाबले, गोल्ड फंड के मुकाबले। वो उसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए। फिरोज, स्पीकिंग ऑफ एलोकेशन, क्योंकि अभी क्योंकि ये तो ऑफ कोर्स एसेट एलोकेशन तो डिपेंड करता है बहुत सारे रीजंस पर। मैं आपसे एक जेनरिक अगर समझना चाहूँ, अभी एसेट एलोकेशन विद इन एसेट क्लासेस कैसा रहना चाहिए? इक्विटी है, डेट है, गोल्ड की हमने बात की, रियल एस्टेट की भी अगर हम चर्चा करें तो कहाँ पर कितना एलोकेट करना सही रहेगा? स्वाति जी, मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म पैसे के लिए देखो, एक आम निवेशक रियल एस्टेट खरीद नहीं पाते क्योंकि बहुत लार्ज टिकट साइजेस होते हैं। अपने कंजम्पशन के लिए अगर आप घर खरीद रहे हैं तो इससे बेहतर पैसे का उपयोग नहीं हो सकता क्योंकि वो आपको एक सुकून देता है। इन्वेस्टमेंट के तौर पे रियल एस्टेट खरीदना चाहते हैं तो बहुत मेरे हिसाब से अच्छा आइडिया नहीं है। लास्ट 3 महीने में हमने 1000 करोड़ के रियल एस्टेट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स की कंपाउंडेड रिटर्न कंप्यूट की, तो 9.83% पर एनम आई। 13 इयर्स होल्ड करने के बावजूद
तो ये जो 9-10% की रिटर्न से ज्यादा प्री टैक्स नहीं मिलता है रियल एस्टेट पे लंबी अवधि होल्ड करने पे, कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिलता. सो रियल एस्टेट जीरो फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट, कंजम्पशन अ बिग टिक मार्क, equity 70 to 80%, gold 5 to 10%, डेट फंड्स ना खरीदें, आर्बिट्राज फंड्स खरीदें अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं. अगर आप लोएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं तो डेट फंड्स भी खरीद सकते हैं. सेक्शन 50AA जो नया सेक्शन इस फाइनेंस बिल में इंक्लूड हुआ था उसका आपको इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ओनली इफ यू आर इन द लोएस्ट टैक्स ब्रैकेट. हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट वालों को आर्बिट्राज फंड खरीदना चाहिए क्योंकि उसमें इक्विटी टैक्सेशन मिलती है, और लो टैक्स ब्रैकेट वालों को 10% to 15% डेट में रखना चाहिए, और प्योर डेट में आप डेट फंड्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खरीद सकते हैं होल्ड टू मैच्योरिटी वाले. ओके. फिरोज, आखिरी सवाल आपसे होगा सेक्टर स्पेसिफिक, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी सितंबर में तो हम हैं ही, अब जो बाकी बचे हुए 3 महीने साल के हैं, अगर हम सिर्फ कैलेंडर ईयर की बात करें तो कौन से सेक्टर स्पेसिफिक में आप मौके ढूंढ रहे हैं, आपको लगता है कि पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट का? स्वाति जी, 2 सेक्टर मैं 3 महीने से कह रहा हूं, बट उनकी काफी अच्छी प्रदर्शन हो चुकी है. तो आई विल स्टार्ट विद द थर्ड वन फर्स्ट, जिसकी अभी तक प्रदर्शन आई नहीं है. वो कंज्यूमर स्टेपल्स होगा. रूरल डिमांड पिक होने की काफी अच्छी गुंजाइश है. अगर आप जीडीपी का आंकड़ा देखते हैं तो 7.8% का आंकड़ा आया है. कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट की है इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो दिसंबर तक, उनको ये पूरे साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर दिसंबर तक खत्म करने की उम्मीद है. तो ऐसी एक्सपेंडिचर से रूरल डिमांड पे काफी पिकअप आता है. तो कंज्यूमर स्टेपल्स स्पेशली एफएमसीजी स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है. पॉइंट 1. दूसरे 2 सेक्टर्स जिसपे लॉन्ग टर्म भी बुलिश है, बट ये शॉर्ट टर्म की जो रैलीज आई हैं वो आईटी सेक्टर है. आईटी सेक्टर 2 महीने पहले बॉटम आउट कर चुका था, तो उसमें बट रिलेटिव परफॉर्मेंस आ गई है. निफ्टी को आईटी इंडेक्स ने 5% से बीट किया है. आई थिंक अगले 1 साल में भी 5-6% का आउट परफॉर्मेंस निफ्टी आईटी इंडेक्स का निफ्टी से पॉसिबल है. तीसरा था ऑफ कोर्स रेलवे एज अ थीम. वो भी आई थिंक अनिल जी ने भी काफी स्ट्रांगली रेकमेंड किया था. ये हमारी भी राय थी, बट आई थिंक उसमें काफी रैली आ चुकी है. बट आई थिंक लॉन्ग टर्म फिर भी इसमें और गुंजाइश है. कंज्यूमर स्टेपल्स, टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, इज अ गुड सेक्टर टू बी. ओके, तो कहां पर निवेश के मौके, क्या रहे निवेश की स्ट्रैटेजी, इस पर हमने चर्चा की फिरोज अजीज से. धन्यवाद करेंगे आपका फिरोज, हमारे साथ आज के मनी गुरु के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का भी हो गया है, पर आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस.